पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस 3 है। तो यहाँ पर जो पावर है यह -1 है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल है ही नहीं। अगर पॉलिनोमियल है ही नहीं तो यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री आप फाइंड आउट, इसकी डिग्री आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे पी ऑफ एक्स बराबर एक्स वाई जेड। यहाँ पे तीनों देख रहे हैं एक्स वाई तीनों वेरिएबल है प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आपको डिग्री निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का डिग्री निकालना है हमको। तो यहाँ पे इस पर पावर क्या है 1 है, इस पर पावर y पर पावर 1 है, z पर पावर 1 है, यानी तीनों पावर को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो हाईएस्ट पावर इस पर 3 हो जाएगा, अर्थात इसकी जो डिग्री होगी ये डिग्री यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप RS अग्रवाल या NCERT का इंग्लिश वर्जन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज इसका जो है सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने PDF के फॉर्म में इसको बनाया है, इसको हम लोग डिटेल से अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे या CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो चैप्टर को बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। चैप्टर को हम लोग यूँ बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज इसका सोल्यूशन भी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले क्लियर करेंगे। RS अग्रवाल प्लस NCERT का मैंने इसमें कलेक्शन किया है, जो मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट्स है, उसको मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। अलजेब्रा में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहले पॉलिनोमियल्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉली प्लस नोमियल, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब मोर देन 1 टर्म्स। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो उसको हम लोग पॉली कहेंगे। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग हो गया, पॉली मतलब मैनी, मोर देन 1 टर्म्स, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल्स के हम लोगों ने 2 टर्म्स में डिवाइड किया, पॉली और नोमियल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, कॉमा an डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो an है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, ठीक है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो x पर हाईएस्ट पावर है वो n है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी n हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे an डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अगर यहाँ पे an 0 हो जाएगा, मान लीजिए कि a1 अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। जब ये टर्म ही 0 हो जाएगा तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, an नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए an डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और a1, a2 डॉट डॉट an आर रियल नंबर्स एंड ईच पावर ऑफ x इज़ नॉन नेगेटिव। मतलब जो x पर पावर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पावर है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। अर्थात ये मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। लेकिन मान लीजिए कि x टू द पावर -2 आ जाए तो ये फिर आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो पावर होगा x टू द पावर वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन के रूप में भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है। बेसिक सा अंतर है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 4, कॉमा x टू द पावर -3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
देखिए इसका पावर आपका नेगेटिव है, तब भी ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू डिवीज़न से ये जुड़ा हुआ है और कोई अननोन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, उसका कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये पॉइंट बहुत आपका क्लियर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर, मतलब जो x टू द पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होगा और होल नंबर होगा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगा, ना ही वो नेगेटिव होगा, अर्थात जैसे कि x टू द पावर -3 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी पावर नेगेटिव नहीं हो सकता है। पावर जैसे कि अंडर रूट x, ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अर्थात यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका पावर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल में कंडीशन है कि इसका जो पावर होगा, जो अननोन वेरिएबल है उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसको जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है x² - 5x + 6, यानी यहाँ पे एक बेसिक सा पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि टोटल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, टोटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है और ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बहुत बड़ा है। ठीक है, बड़ा वाला सर्किल आप देख सकते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और छोटा वाला जो सर्किल, अर्थात जो ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चीज़ को आपका जो है, ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स, कांस्टेंट और टर्म लिखा है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो आया हो वेरी वर्ड से आया है। वेरी का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है, नॉट फिक्स। ठीक है, ये आपका जो वेरिएबल है ये चेंजेबल है, फिक्स नहीं है। कांस्टेंट जो होता है ये फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है। इसे आप कह सकते हैं ये एक प्रकार का नंबर है। क्या है, ये नंबर है। क्या है, नंबर्स है। और टर्म्स के बारे में बात करें तो टर्म्स हम लोग जैसे वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, या वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ रहे तब भी हम उसको क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म किसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो x² ये एक टर्म हो गया, -2x ये एक टर्म हो गया, +3 ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया। यानी यहाँ पे 3 टर्म है। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। ये जो अकेला 3 है इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ x जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना रहता है, ये चेंजेबल रहता है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे 2 जो देख रहे हैं आप, इस 2 को कांस्टेंट भी कहेंगे, लेकिन 2 को यहाँ पे कहा जाएगा कोफिशिएंट। क्या कहा जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म में क्या अंतर है, किसको कहेंगे, ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको ये आना चाहिए कि किसको हम लोग टर्म कहेंगे, किसको पावर कहेंगे। ये वाला जो 2 है ये आपका पावर हो गया, उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और इसी को हम लोग डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद -2x ये एक टर्म हो गया, उस +3 ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया। तो एक इक्वेशन में क्या क्या होता है वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ क्लियर होगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है p ऑफ x बराबर 3x² + x - 2। ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का ही हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर डिग्री अगर पूछेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका, d बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, p ऑफ x बराबर x² + x टू द पावर -1 + 3 है। तो यहाँ पर जो पावर है यह -1 है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल है ही नहीं।
अगर पॉलिनोमियल है ही नहीं तो यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री आप फाइंड आउट, इसकी डिग्री आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे p ऑफ x बराबर एक्स वाई जेड, यहाँ पे तीनों देख रहे हैं एक्स वाई तीनों वेरिएबल है प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आपको डिग्री निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का डिग्री निकालना है हमको। तो यहाँ पे इस पर पावर क्या है 1 है, इस पर पावर y पर पावर 1 है, z पर पावर 1 है, यानी तीनों पावर को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो हाईएस्ट पावर इस पर 3 हो जाएगा, अर्थात इसकी जो डिग्री होगी ये डिग्री यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल होना कंपलसरी है, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री कहेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका हाईएस्ट पावर को कहेंगे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। बहुत बेसिक पॉइंट है लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल्स हम लोग किसको कहेंगे और इसकी डिग्री जो होता है नॉट फिक्स होता है, ठीक है। क्यों नॉट फिक्स होता है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जीरो कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल्स, मान लीजिए 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर 120, इस पर कितना भी पावर कर लीजिए आप, 0 इंटू एक्स टू द पावर 2000 कीजिए, 200 कीजिए, जो करना है कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 ही होगी, ठीक है। इसीलिए इसका डिग्री आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 120 हो गया, यहाँ पे 2000 हो गया, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है फिक्स नहीं है, ठीक है, इसीलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस में हम लोग पॉलिनोमियल को अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इस चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि डिग्री क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा है मोनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, यानी कंटेनिंग 1 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जो एक टर्म को कंटेन करता हो उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। जैसे 9 हो गया, 2x हो गया, ठीक है, x स्क्वायर हो गया, ये सब क्या होगा आपका मोनोमियल हो जाएगा कंटेनिंग 1 टर्म। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म्स के बेसिस पर मोनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है बाइनोमियल्स, ठीक है, कंटेनिंग 2 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल्स जो 2 टर्म्स को कंटेन करता हो, ठीक है। 3x + 7 2 टर्म्स इसमें है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि टर्म्स किसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 3x एक टर्म है प्लस 7 एक टर्म है, तो यहाँ पे 2 टर्म है तो इसको हम लोग बाइनोमियल्स कहेंगे। जैसे x² + 5 है, ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल्स हो गया, ठीक है। यहाँ टर्म्स के बेसिस में, यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे नहीं है, यहाँ पे टर्म्स के बेसिस में हम लोग कहेंगे कि ये आपका बाइनोमियल्स है, ठीक है। और ट्राइनोमियल्स की बात करें तो जो 3 टर्म्स को कंटेन करता हो, कंटेनिंग 3 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल्स जो 3 टर्म्स को कंटेन्स करता हो, मान लीजिए x² + 2x + 5, तो ये 3 टर्म को कंटेन कर रहा है, ठीक है। पहला x² पहला टर्म, दूसरा टर्म 2x + 5, ये आपका जो है 3 टर्म को कंटेन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ट्राइनोमियल कहेंगे। ट्राई का मतलब ही होता है 3, ठीक है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जो 3 टर्म को कंटेन करता हो उसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी पॉलिनोमियल के जो टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री को हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स हम लोग को किसको कहेंगे, आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 1 हो। जैसे x + 3 मैंने यहाँ पे लिखा है x + 3 है, तो इसकी डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। नेक्स्ट है सेकंड मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे, आ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री कंटेन करता हो, ठीक है, यानी x² - 3x + 2 जो है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, यहाँ पे डिग्री कितना है 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे x² + 5 ये भी आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x² + 0x
+5, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यानी डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे, आ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है x⁻³ - 3x² + 4x + 3। ये आपका क्या है, यहाँ पे डिग्री आप देख सकते हैं 3 है, यानी ये इस इक्वेशन को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे, जो बाई का मतलब क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक यानी जो 4 डिग्री कंटेन करता हो, ठीक है। जैसे जिस पर पावर 4 हो, जैसे x⁴ + 3x³ - 4x² - 2x + 5। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी, 4 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा टर्म्स के बेसिस में, अगर एक टर्म को कंटेन करता है तो मोनोमियल हो गया, 2 टर्म को कंटेन करता है तो बाइनोमियल हो गया, 3 टर्म को कंटेन करता है तो ट्राइनोमियल हो गया। और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के देखा हम लोगों ने, तो अगर 1 डिग्री कंटेन करता है तो लीनियर हो गया, 2 डिग्री को कंटेन करता है तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 डिग्री को कंटेन करता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया, और 4 डिग्री कंटेन करता है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर, हम लोग डिस्कस कर लेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुत बेसिक पॉइंट है, ये क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लीजिए p(x) दिया हुआ है आपको, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो ये आपका मान लीजिए पॉलिनोमियल दिया हुआ p(x) = 2x² - 3x + 5 दिया हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू पुट करके, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि p ऑफ क्या है, हम लोग p(x) = x - 2 लिया, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देते हैं, वो 2 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगी, 0। तो ये जो 0 आई यहाँ पे एक क्या हो गया, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे p के जगह पे 2 के जगह पे 1 पुट कीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो -1 क्या हो गया, ये जो वैल्यू आई ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ रही है, यानी जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है p(x) = 2x² - 3x + 5। इसमें हम लोग x बराबर पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग x बराबर क्या ले रहे हैं, x बराबर 2 पुट कर रहे हैं। कितनी पुट कर रहे हैं, 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 2 × क्या हो जाएगा, 2⁻2 - 3 × 2 + 5। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 - 6 + 5, ठीक है। तो 13 - 6 बराबर कितना हो गया, 7। तो ये जो 7 आया, तो ये वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। यानी x की जगह पर जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग चीज़ है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है और उस पर जब हम लोग x बराबर पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स कि जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी पॉलिनोमियल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये पॉइंट क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। अ रियल नंबर a इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें अगर हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो हम लोग कहेंगे कि ये जीरो पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर पहले मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, p ऑफ x बराबर x माइनस 2 लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि इस यहाँ पे x की जगह पे कौन सी वैल्यू हम रखें
कि इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल क्या है, यहाँ पे हम लोग अगर 2 रख दें x की जगह पे, ले लेते हैं हम लोग x बराबर यहाँ पे 2, तो x बराबर 2 अगर पुट कर देंगे तो 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन मेरे पास था x माइनस 2। इस इक्वेशन में हम लोग ऐसा वैल्यू को फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो यहाँ पे ज़ीरोज़ नहीं कहते, वो फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाता, लेकिन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं होता। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये एक आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मैं अगर x बराबर 3 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की जगह पर 3 पुट कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 9 इंटू ये माइनस 6 और माइनस 3, तो बराबर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ था उसमें हम लोगों ने 3 को पुट किया और उसकी वैल्यू फाइंड आउट किए तो उसकी वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पे 3 क्या होगा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होगा। मतलब ऐसी वैल्यू जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको हम लोग ज़ीरोज़ कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अलग चीज़ है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अलग चीज़ है। अगर 0 नहीं भी होता है, नहीं भी वैल्यू होता है तो वो पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। और 0 ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए 0 होना कंपलसरी है। अगर कोई वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो उस जो पॉलिनोमियल है उसको 0 कर देगा, तभी वो उसका 0 कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट करते हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया है। ठीक है, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे ए कभी 0 नहीं होगा। ये अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ए अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, तो ये फिर लीनियर हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इसका जो रिलेशन है कोफिशिएंट और 0 में, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, कि सम ऑफ ज़ीरो जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस इक्वेशन को देखिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये क्या है, ए है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे देख सकते हैं एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट बी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज़ को लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप सम ऑफ 0 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला को आपको याद रखना होगा। कैसे आया, तो देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी आ गया, और बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है ए उसको लिख दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा बीटा कहते हैं। अल्फ़ा बीटा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा 0 है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या था, इक्वेशन मेरे पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो कांस्टेंट टर्म ये वाला हो गया, तो सी हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए हो गया, अर्थात अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ये भी एक आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 अगर फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है और लास्ट है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको जीरोज़ दिया हुआ है, इस बार आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं दिया हुआ, पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जीरोज़ दिया हुआ है, तो उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अर्थात अल्फ़ा बीटा हम लोग किसको कहते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा आपका, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, और ये
ये अल्फ़ा बीटा एक साथ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको फाइंड आउट करना होगा और सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत बेसिक जो पॉइंट होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन में, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्लियर किया है। कल हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल के जितने चैप्टर हैं उसके एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैट्रिक में सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड में है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है।